मैथमेटिक्स में लास्ट टाइम आप सभी ने एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट की है। एक्सरसाइज 4.1 के बाद आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 का इंट्रोडक्शन करने हैं। 4.2 के इंट्रोडक्शन में हमें प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स पढ़नी है, सारणिकों के गुण धर्म। ये जो डिटर्मिनेंट हम कर रहे हैं इनमें कुछ प्रॉपर्टीज लगती हैं और प्रॉपर्टीज लग के भी हम सॉल्व करते हैं। जैसे मैं एक छोटे सा एग्जांपल आपको देता हूँ। पिछली क्लास में आपने देखा कि अगर कोई 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और उसका आपको सारणिक निकालना है तो आप क्या करते थे? प्रसार करने में हम ढूंढते रहते थे कि किस लाइन में ज़्यादा से ज़्यादा जीरो मिले तो उसके सापेक्ष प्रसार कर दें। समझ आया आपको? और हमने करके दिखाया, आप सॉल्व किए क्वेश्चंस कई। लेकिन कुछ क्वेश्चंस हमको वहाँ पर ऐसे भी मिले थे जिसमें एक भी जीरो उपस्थित ही नहीं था। आप याद करें, एक या दो क्वेश्चन पूरी एक्सरसाइज में ऐसे भी थे जिसमें पूरी मैट्रिक्स में हमको उसका डिटर्मिनेंट तो निकालना था लेकिन उस पूरी मैट्रिक्स में कोई भी जीरो मौजूद नहीं था। उस वक्त क्या किया जाए? तो उस वक्त हमने आपको बताया फिर ऐसी सिचुएशन पे आप किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सापेक्ष आप क्या कर दीजिए? प्रसार कर दीजिए। तो आप ये करके आंसर निकाल सकते हैं। हम चाहें तो हमारे पास दूसरे तरीके भी हैं, डिटर्मिनेंट्स में कुछ प्रॉपर्टीज लगा करके, डिटर्मिनेंट्स में कुछ प्रॉपर्टीज लगा करके हम चाहें तो जीरो बना सकते हैं, जीरो ला सकते हैं। हम देखिए ये बात आपको समझ में आई कि हमने क्या किया? जिस लाइन में ज़्यादा से ज़्यादा जीरो हो उसी लाइन के सापेक्ष क्या करिए? प्रसार। लेकिन अगर जीरो नहीं है तो क्या करिए? तो एक रास्ता तो वो बताया हमने कि फिर किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सापेक्ष आप प्रसार कर दीजिए। और एक रास्ता ये है कि अगर आपको डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज मालूम है, उनके गुण धर्म आपको मालूम है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? आप उसमें जीरो बना सकते हैं। आप उसमें जीरो बना सकते हैं और जीरो बन जाए फिर उसके बाद प्रसार कर लीजिए। हमारे पास ये भी एक रास्ता है। बात समझ में आ गई? तो कैसे कर सकते हैं? क्या प्रॉपर्टीज हैं भाई? वही प्रॉपर्टीज आज हमको स्टडी करना है। तो सबसे पहले नंबर 1 प्रॉपर्टी हमारे यहां पर लिखी हुई है, किसी सारणिक का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों के परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है किसी सारणिक का जो मान होता है वो उसकी पंक्तियों और स्तंभों के परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है। मीन्स आपके पास कोई भी सारणिक है, अगर उसकी पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में आप अगर बदल भी देते हैं तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। उसकी वैल्यू उतनी ही आएगी जितनी वैल्यू पहले थी। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। माना हमारे पास एक सारणिक है, डिटर्मिनेंट है a, जिसकी वैल्यू है a b c d e f g h i। ये एक डिटर्मिनेंट है और इसकी वैल्यू कितनी है? इसके बराबर है, डिटर्मिनेंट ऑफ a के बराबर है, या इसकी वैल्यू डेल्टा है, कुछ भी मान लो आप। अब हम यहां पर क्या करते हैं? इसकी जो पंक्तियां हैं उसको हम स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल देते हैं। तो बदल दीजिए। अगर आप ऐसा कर देंगे, जैसे इसकी पहली पंक्ति क्या लिखी हुई है? A B C, लेकिन इस पंक्ति को आप क्या करें? स्तंभ में बदल दें, यानी कि A B C ऐसे लिख दो आप। दूसरी रो क्या है? D E F, इसको सेकंड कॉलम बना दो, D E F। थर्ड रो क्या है? G H I, आप इसको थर्ड कॉलम बना दो, G H I। ऐसा अगर कर देंगे, परिवर्तित भी कर देते हैं रो को कॉलम्स में और कॉलम्स को रो में, तो भी इसकी वैल्यू कितनी बनी रहेगी? तो भी इसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ही बनी रहेगी, वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। नहीं समझ में बात आई आपको? कि अगर बाय चांस इसकी वैल्यू कुछ आती 10
और हमने रो को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया, ए बी सी को ए बी सी ऐसे लिख दिया, डी ई एफ को ऐसे डी ई एफ लिख दिया, जी एच आई को ऐसे जी एच आई लिख दिया। तो ऐसी सिचुएशन पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर इसकी डिटर्मिनेंट ए थी तो इसकी वैल्यू भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर ही आएगी, कोई परिवर्तन नहीं आएगा मान में। अगर इसकी वैल्यू पहले 100 थी तो इसकी वैल्यू अभी भी 100 आएगी, जबकि हमने क्या किया है, पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में हमने बदल दिया है। वही लिखा हुआ है कि किसी सारणिक का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों के परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है, मतलब बदलता नहीं है। क्या पहली प्रॉपर्टी आपको समझ आ गई? नहीं समझ में आया? आ गया ना सबको? सेकेंड प्रॉपर्टी पे देखिए क्या लिखा हुआ है। यदि एक सारणिक, हाँ इससे एक चीज हमको पता चलती है, आव्यूह में भी हमने ये किया हुआ था, पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदला था। क्या आप बता सकते हैं कब किया गया था ऐसा? जब हमने परिवर्त आव्यूह निकाला था, ट्रांसपोज निकाला था। आपसे कहा जाता था कि एक आव्यूह ए दिया गया है, उसका ए डैश निकालो, ट्रांसपोज, तो आप रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदल देते थे। याद आया आपको? यहां पर भी तो रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदल रहे हैं। इससे हमको एक बात पता चलती है कि अगर ए कोई मैट्रिक्स होती, ए कोई वर्ग आव्यूह होता, नोट, यदि ए एक वर्ग आव्यूह होता तब ए का जो डिटर्मिनेंट है वही उसके ट्रांसपोज का भी डिटर्मिनेंट आएगा। देखो ना आप, ये हमने लिया, उसका ट्रांसपोज भी कर दिया, फिर भी दोनों के डिटर्मिनेंट आपस में कैसे हैं? इक्वल। तो कोई आव्यूह अगर ए है, उसका आपने सारणिक निकाला है, फिर उसके परिवर्त का आप सारणिक निकालिए, दोनों सारणिक आपस में कैसे आ जाएंगे? बराबर आ जाएंगे, उनके मान बदलेंगे नहीं। सेकंड नंबर प्रॉपर्टी आप देखिए, लिखा हुआ है यदि एक सारणिक की कोई दो पंक्तियों या स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाता है। एक सारणिक हमारे पास है, उसकी हमने कोई भी दो रो ले ली या कोई भी दो स्तंभ ले लिए, उनको हमने आपस में अदला बदली कर दी। मतलब जैसे R1 और R3 की अदला बदली करी, तो R1 के सभी एलिमेंट उठा के R3 वाली जगह पर और R3 के सभी एलिमेंट उठा के R1 वाली जगह पर लिख दें, या कॉलम में आप अदला बदली कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो सारणिक का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, सारणिक का चिन्ह बदल जाएगा। मतलब अगर सारणिक का चिन्ह पहले प्लस है तो ऐसा करने से कैसा हो जाएगा? माइनस। और अगर पहले माइनस है तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा? प्लस। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल से मैं आपको क्लियर करता हूं। हमने एक सारणिक मान लिया कि सारणिक है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये हमने मान लिया। अब हम क्या करे दे रहे हैं, ध्यान से देखना। क्या बताया? कोई भी दो पंक्तियां या कोई दो स्तंभ आपस में आप बदल दो। हम पंक्तियां बदले दे रहे हैं, R1 और R3 दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं। R1 इंटरचेंज्ड विथ R3। तो ऐसा करने से कोई एक डिटर्मिनेंट नई मिलेगी आपको। मान लिया उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू है डेल्टा। वो जो डिटर्मिनेंट मिलेगी वो कैसी होगी आप देखो, R1 को R3 की जगह पर, R3 को R1 की जगह पर, GHI DEF ABC, ऐसे ही तो हो जाएगा। ये जो इसका जो आंसर आएगा ना बेटा, इसका आंसर जो आएगा वो पहले वाली वैल्यू के माइनस के इक्वल आएगा। इसकी वैल्यू अगर डिटर्मिनेंट ए थी तो इसकी वैल्यू माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगी, निशान बदल जाएगा। समझ आ रहा है कुछ आपको? तो अगर हम कोई भी दो पंक्तियां बदल दें या यही काम हम स्तंभों के साथ कर देते तो भी हमको चिन्ह बदलना पड़ता। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक डिटर्मिनेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और हमने क्या कर दिया,
C2 इज इंटरचेंज्ड विथ C3। C2 और C3 को बदला, चाहे आप पास पास वालों को बदलो, चाहे आप दूर दूर वालों को बदलो, निशान आपको बदलना पड़ेगा। ऐसा करने से जो डिटर्मिनेंट आपको मिलेगी वो कैसी होगी? C2 और C3 इंटरचेंज कर रहे हैं, C1 तो सेम रहेगा, इसमें इंटरचेंज करेंगे तो 3 6 9 यहाँ आ जाएगा, 2 5 8 यहाँ पर आ जाएगा। और ऐसा करने से वैल्यू उतनी रहेगी पर क्या बदल जाएगा? निशान बदल जाएगा उसका। ये सेकंड प्रॉपर्टी का मतलब है। क्या आपको सेकंड प्रॉपर्टी का मतलब समझ आ गया सबको? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा? अगर हम किसी भी सारणिक के स्तंभों को पंक्तियों में और पंक्तियों को स्तंभों में बदल देते हैं तो भी सारणिक का मान नहीं बदलेगा, वैल्यू सेम रहेगी, उतनी रहेगी, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आव्यूह के हिसाब से अगर देखें तो किसी आव्यूह का सारणिक और उसके ट्रांसपोज का सारणिक दोनों आपस में बराबर रहेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर हम किसी सारणिक की कोई भी दो पंक्तियां या कोई भी दो स्तंभों को आपस में हम ऐसा अदला बदली कर दें, ऐसे अदल बदल दें, तो सारणिक का मान तो नहीं बदलेगा लेकिन निशान बदल जाएगा। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ऐसा हो जाया करेगा। ठीक है, तो आप इन्हें नोट कर लें। इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी पर आते हैं हम लोग। ओके, तीसरी प्रॉपर्टी अब पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले दूसरी प्रॉपर्टी में एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे R1 इंटरचेंज्ड विथ R3 हमने लिखा, C2 इंटरचेंज्ड विथ C3 हमने लिखा। अभी कुछ दिन पहले जब आप आव्यूह पढ़ रहे थे और आव्यूह में आप एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़ रहे थे, प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा किसी आव्यूह का प्रतिलोम ज्ञात करना, व्युत्क्रम ज्ञात करना, उसमें आपने एलिमेंट्री ऑपरेशंस पढ़े थे। आपको याद होगा एलिमेंट्री ऑपरेशंस में भी हमने यही किया, ये करा करते थे हम उस पर कि किसी भी रो को दूसरी रो से हम इंटरचेंज कर सकते हैं, किसी कॉलम को दूसरे कॉलम से हम इंटरचेंज कर सकते थे। लेकिन आप याद करिए आव्यूह में जब हम ये करते थे तो हम माइनस नहीं लगाते थे, आव्यूह में ये करने पर हम निशान नहीं बदलते थे। लेकिन सारणिक में अगर आप ये करोगे, सारणिक में अगर आप ये करोगे तो आपको निशान बदलना पड़ेगा। यही छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं आव्यूह में और सारणिक में, ये ध्यान रखना है आपको कि ये काम हम आव्यूह में भी किया करते थे, लेकिन जब आव्यूह में हम ये वाला काम करते थे तो हम निशान नहीं बदलते थे। लेकिन सारणिक में अगर ये काम करोगे तो आपको निशान चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, यही छोटी छोटी बातें हैं जो आव्यूह को सारणिक से अलग करती हैं, आव्यूह और सारणिक में एक फर्क पैदा करती हैं, एक दीवार बनाती हैं। अदरवाइज सभी बच्चों को लगता रहता है कि आव्यूह और सारणिक एक ही बात है, कुछ अलग नहीं है। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बार बार आपको आव्यूह और सारणिक के बीच का डिफरेंस बताती रहेंगी। थर्ड प्रॉपर्टी है कि यदि एक सारणिक की कोई दो पंक्तियां अथवा स्तंभ समान हैं तो सारणिक का मान शून्य होता है। क्या उन्होंने बोला? अगर एक सारणिक आपके पास ऐसी है जिसकी कोई भी दो पंक्तियां या कोई भी दो स्तंभ बराबर हैं, समान होने का मतलब उनके सारे एलिमेंट्स कैसे हैं? एक जैसे, बराबर हैं बिल्कुल, तो ऐसी सारणिक का मान कैसा होता है? शून्य होता है। एक ये भी प्रॉपर्टी है और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड हम क्वेश्चन भी बहुत सारे मिल सकते हैं हमको। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, मान लेते हैं हमारे पास एक सारणिक है, एक हमारे पास सारणिक है ए बी सी डी ई एफ ए बी सी। अब आप देखें ये एक सारणिक ऐसा है जिसका R1 और R3 बिल्कुल सेम है। देखो आप R1 ABC है, R3 भी ABC है, दो पंक्तियां ऐसी हैं जो बिल्कुल सेम है। और उन्होंने क्या बोला? सारणिक की कोई दो पंक्तियां अगर समान हो तो सारणिक का मान कैसा हो जाता है? तो इस सारणिक का मान कैसा होगा? शून्य। बिना कुछ सॉल्यूशन किए हुए आप इसके आंसर को 0 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही अगर हमारे पास एक सारणिक है 1 2 3 1 2 3 4 5 6, तो आप देखो ध्यान से इसके दो कॉलम आपस में इक्वल हैं और लिखी हुई है प्रॉपर्टी की यदि एक सारणिक की कोई दो स्तंभ समान हैं तो सारणिक का मान कैसा हो जाएगा?
शून्य। तो चाहे पंक्तियां समान हो जाएं दो या दो स्तंभ समान हो जाएं, उस सारणिक का मान आएगा ही कितना, 0 हो जाया करेगा। और अगर आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो जाएगा, तो ऐसा हम दिखा सकते हैं करके, आप ध्यान से देखिएगा बेटा। अगर हम इसको ले लें या हम इसको लिए ले रहे हैं, इसको लिए लेते हैं, तो इसको, इस पूरे को हम क्या लिख रहे हैं, डेल्टा। अब एक छोटी सी चीज हम क्या करते हैं इसमें, C1 इंटरचेंज्ड विथ C2, C1 और C2 को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए। ये C1 है, ये C2 है, जो दो कॉलम बराबर है उन्हीं को हमने आपस में इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, C2 के एलिमेंट C1 की जगह, C1 के एलिमेंट C2 की जगह। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 बदल दिए ना हमने। और अभी अभी आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि यदि कोई दो पंक्तियां या कोई दो स्तंभों को परस्पर हम परिवर्तित कर देंगे तो सारणिक का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो हमने तो C1 C2 को बदला है, तो सारणिक का निशान भी कैसा हो जाना चाहिए, बदल जाना चाहिए। समझ आ रहे हैं आपको? अच्छा, डेल्टा इज इक्वल टू माइनस, इसको पहचानिए, ये तो यही डेल्टा है। देखो ना आप, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6, इसकी वैल्यू तो किसकी इक्वल है, डेल्टा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा। नहीं समझ में आया, ये इधर ले आओ, ये इधर आके प्लस डेल्टा हो जाएगा। तो डेल्टा प्लस डेल्टा, 2 डेल्टा इज इक्वल टू 0। अगर 2 डेल्टा बराबर 0 है तो डेल्टा बराबर कितना हो जाएगा, और डेल्टा क्या है, डेल्टा तो ये है मतलब 1 2 3 1 2 3 4 5 6, तो डेल्टा की जगह ये लिख दिया, इज इक्वल टू क्या आ गया, देखो इसकी वैल्यू 0 आ गई कि नहीं आ गई। तो अगर किसी भी सारणिक की कोई भी दो पंक्तियां या कोई भी दो स्तंभ आपस में आइडेंटिकल हो, सेम हो बिल्कुल, तो उस सारणिक का मान कैसा हो जाएगा, 0। ये भी एक प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, ठीक है, नोट करिए। इसके बाद हम चौथी प्रॉपर्टी पर आते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है, मैं पढ़ता हूं, आप गौर से सुनिएगा। लिखा है कि यदि एक सारणिक के किसी एक पंक्ति अथवा स्तंभ के प्रत्येक अवयव को, कोई भी एक जो सारणिक होगी उसकी कोई भी एक पंक्ति हो या कोई भी एक स्तंभ हो, हम उसके सभी अवयवों को एक अचर नंबर के से अगर गुणा करा दें, कोई भी अचर नंबर हो सकता है, 2 4 6 8 10 कुछ भी हो सकता है, अगर अचर नंबर से गुणा कर दें तो उस सारणिक का मान भी के से गुणित हो जाता है, मतलब उस सारणिक का मान भी उतने ही गुना बढ़ जाता है। फिर से एक बार सुनिए, हमारे पास एक सारणिक है, उस सारणिक की किसी भी एक रो में या किसी भी एक कॉलम में, एक मैं बात कर रहा हूं, चाहे कोई एक रो हो या कोई एक कॉलम हो, अगर आप उसमें किसी भी अचर नंबर से गुणा करा देते हैं केवल एक रो या कॉलम में, तो पूरी सारणिक का मान के गुना बढ़ जाता है। ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। अब थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए। जैसे हमारे पास एक सारणिक है डेल्टा, हमारे पास एक सारणिक है A B C D E F G H I, ये एक सारणिक है। हमने क्या किया, हमने इसका, जैसे कि मैंने बोला, कोई भी एक रो या कोई भी एक स्तंभ, आप उसमें अगर किसी भी अचर नंबर से गुणा करा दोगे तो करा देते हैं। जैसे हमने किसी R1 में अचर नंबर से गुणा करा दिया तो क्या होगा, एक दूसरी सारणिक मिलेगी हमको। भाई अभी तो ये सारणिक है, अगर हमने इसकी रो R1 में किसी अचर नंबर से गुणा करा दिया तो ये सारणिक तो नहीं रह जाएगी, बदल जाएगी सारणिक, कोई दूसरी सारणिक हमको मिल जाएगी। जैसे हमने ऐसा कर दिया KA KB KC, हमने R1 में सभी अवयवों में K का गुणा करा दिया, बाकी सारे एलिमेंट ऐसे ही लिखे रहे GHI। तो ऐसी सिचुएशन पर आप जानते हैं इसकी वैल्यू क्या थी, डेल्टा,
इसकी R1 के एक रो के सभी अवयवों में हमने अचर k से गुणा करा दिया, तो इसका जो सारणिक का मान था उससे इस सारणिक का मान भी k गुना बढ़ जाएगा, यानी कि इस सारणिक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k इंटू डेल्टा। अगर इसका मान डेल्टा था तो इसकी वैल्यू k इंटू डेल्टा के बराबर आ जाएगी। केवल एक रो या कॉलम में मल्टीप्लाई करवाने से, सभी में करवाने से नहीं, सभी में अगर करवा दोगे तब तो k क्यूब गुना बढ़ जाएगा। भाई एक में करवाने से k गुना बढ़ रहा है, दो में करवाएंगे तो एक k और आ जाएगा, k स्क्वायर गुना बढ़ जाएगा, तीनों में करवाएंगे तो k क्यूब गुना बढ़ जाएगा। कुछ बात समझ आ रही है आपको? ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो एक ये भी आपको याद रखना है, जैसे बाई चांस हम रो में नहीं करवाते, कॉलम में, किसी कॉलम में करवा लो, C2 में करवा देते हैं, तो ADG कॉलम नंबर 1 तो ऐसे ही रहा, कॉलम नंबर 2 में सभी पदों में हमने k का गुणा करा दिया, KB, KE, KH, CFI ऐसा रहा, तो भी इसका जो मान होगा वो पहले वाले मान से k गुना बढ़ जाएगा। पहले अगर डेल्टा था तो अब k इंटू डेल्टा इसकी वैल्यू आ जाएगी। समझ आ रहा है कुछ आपको? ये होगा। इसमें एक छोटी सी बात मैं और आपको बताना चाहता हूं, यही जब आव्यूह होता था तो क्या करते थे, हमारे पास जैसे एक आव्यूह होता था ABC, DEF, GHI, और आव्यूह में अगर हम KA मल्टीप्लाई करते थे, आव्यूह में अगर k का गुणा करना पड़ता था, किसी अचर का गुणा करना पड़ता था, तो वो सभी अवयवों में करना पड़ता था, सभी अवयवों में KA, KB, KC, KD, KE, KF, KG, KH और KI। तो ये आव्यूह में होता था, याद रखिएगा। लेकिन सारणिक में ऐसा नहीं चलेगा। सारणिक में आप जब भी गुणा करोगे तो या तो किसी एक पंक्ति में कर पाओगे या किसी एक कॉलम में, और जैसे ही करोगे गुणा, उस सारणिक का जो नई सारणिक बनेगी उसका मान पहले की अपेक्षा k गुना उसका मान बढ़ जाया करेगा। तो अगर हम क्या करते हैं, अगर हम इसमें पूरी में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सारणिक का मान क्या हो जाएगा बताइए? पहले अगर इसका मान डेल्टा है तो अब इसका मान कितना हो जाएगा? 2 डेल्टा। नहीं समझ में आया? ये आपको इस प्रॉपर्टी में बताने की कोशिश की जा रही है। अब आप पहले बताओ ये समझ आया कि नहीं आया आपको? जैसे एक एग्जाम्पल में लेता हूं, एक सारणिक है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसकी वैल्यू डेल्टा A के बराबर है। हमने क्या किया, इसका जो सेकेंड रो है उसमें हमने किसी नंबर से मल्टीप्लाई करा दिया, 3 से मल्टीप्लाई करा दिया। हमने ऐसा लिख दिया 1 4 7 और इसको लिख दिया 6 15 24, ये 3 6 9 लिखा ही रहा। अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए? सारे एलिमेंट वही हैं, केवल R2 में हमने कितने गुना कर दिया इसको? 3 गुना, 3 का गुना कर दिया ना R2 को, इसलिए पूरी सारणिक का मान 3 गुना हो जाएगा। तो पहले अगर इसका मान डिटर्मिनेंट ऑफ A था तो अब इसकी वैल्यू 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A हो जाएगी। तो सारणिक का मान 3 गुना होगा। इसके लिए सभी अवयवों में 3 का गुणा कराने की जरूरत नहीं है, केवल किसी एक रो या किसी एक पंक्ति में करा दोगे, सारणिक का मान अपने आप उतने गुना आ जाएगा। और इसका उल्टा भी आप याद रखिए। इसका उल्टा क्या याद रखना है? अगर कभी सारणिक में से कॉमन लेना पड़े, कॉमन अगर लेना पड़े तो भी सभी एलिमेंट्स से कॉमन नहीं लेंगे, या तो हम किसी एक रो से कॉमन ले लेंगे या तो हम किसी एक कॉलम से कॉमन लेंगे। सभी अवयवों से कॉमन लेना ये सारणिक में अलाउ नहीं है, आव्यूह में अलाउ है। आव्यूह में जब भी आप कॉमन लोगे वही नंबर कॉमन लिया जाएगा जो सब एलिमेंट से मिलेगा हमको। लेकिन सारणिक में अगर किसी एक रो या किसी भी एक कॉलम में से कॉमन मिल रहा है तो आप कर सकते हो। जैसे
हमें इस रो में से कॉमन मिल रहा है, देखो 3 6 9, तो हम 3 कॉमन कर सकते हैं। देखो हम 3 कॉमन कर लेंगे और वो 3 बाहर ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा बताइए? 1 4 7 2 5 8, और इससे 3 कॉमन किया ना हमने, तो 1 2 3 कॉमन करके लिख दिया। तो सारणिक में चाहे गुणा करवाना हो या सारणिक में कॉमन लेना हो, दोनों ही काम या तो किसी एक पंक्ति में होंगे या किसी एक स्तंभ में होंगे। समझ आया कि नहीं आया आपको? आ गया? फिर से एक बार मैं बता दूं और आगे प्रॉपर्टी 5 पे चल पड़ूंगा। किसी आव्यूह की अगर बात करते हैं, आव्यूह की, तो किसी आव्यूह में जब हम किसी अचर नंबर का गुणा करते हैं तो कहां करते हैं बताइए? सभी अवयवों में करते हैं, लेकिन सारणिक में ऐसा करना अलाउ नहीं है। सारणिक में अगर किसी अचर नंबर का गुणा कर रहे हैं तो या तो किसी पंक्ति में करें या किसी एक स्तंभ में करें, किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में करें, सब अवयवों में अलाउ नहीं है। अगर आपको कॉमन भी लेना है तो क्या करिए? या तो किसी एक पंक्ति से कॉमन लीजिए या किसी एक स्तंभ से कॉमन लीजिए, सभी अवयवों से कॉमन भी नहीं ले सकते आप। ये आपको करना है। 5वीं प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। ये बात समझ आ गई है आप सबको? ठीक है। 5th नंबर प्रॉपर्टी, यदि एक सारणिक की एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयव 2 या अधिक पदों के योगफल के रूप में लिखे हों, तो सारणिक को 2 या अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, उससे बड़ी जल्दी समझ में आएगा आपको। हमारे पास एक सारणिक लिखी हुई है, एक सारणिक हमारे पास लिखी है a प्लस लैम्डा, b प्लस गामा, c प्लस डेल्टा, ऐसे, और यहां लिखा है d e f g h i। अब आप ध्यान से देखो, इस सारणिक का ये वाला जो एक स्तंभ है, ये पूरा का पूरा स्तंभ 2 अवयवों के योगफल के रूप में लिखा है। इस स्तंभ में a और लैम्डा का योग, फिर b और गामा का योग, c और डेल्टा का योग। अगर कभी भी ऐसा मिले तो आप इसे 2 अलग अलग सारणिकों के जोड़ के रूप में लिख सकते हैं। इसकी 2 अलग अलग सारणिक बन जाएंगी। कैसे? एक सारणिक इसकी बनेगी बेटा a b c d e f g h i, एक सारणिक तो ये बनेगी a b c d e f g h i। इसी के साथ एक दूसरी सारणिक भी बनेगी जिसे हम प्लस करके लिख सकते हैं। कौन सी? लैम्डा गामा डेल्टा, लैम्डा गामा डेल्टा, और ये डी ई एफ, बाकी सारे एलिमेंट जो है उनको वैसे ही लिख देंगे डी ई एफ जी एच आई, इस तरह से। और यही चीज ऊपर लिखी है। अब आप ध्यान से देखो, इधर की तरफ क्या था? सारणिक का एक स्तंभ 2 अवयवों के योगफल के रूप में लिखा था। हम इसको क्या कर पाए? इसको सीधे सीधे 2 सारणिक बना लिया और उनके जोड़ के रूप में लिख दिया हमने। और यही बात ऐसा बड़े अच्छे से शब्दों को जोड़ करके बना के लिख दिया गया है। देखो, चाहे यदि एक सारणिक की एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयव 2 या अधिक पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हों, 2 पदों के योगफल के रूप में व्यक्त है, और भी हो सकते थे, हमने 2 वाले लेके दिखाया। तो सारणिक को, वो वाला जो सारणिक होगा उसको 2 या अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो देखो, 2 सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त कर दिया हमने इसको। नहीं समझ में आई बात? आया? इस तरह से हम कर सकते हैं। इसको तो हमने अलग अलग कर दिया, लेकिन बाकी एलिमेंट वही आ जाएंगे, दोनों में वही आ जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल और हम करके दिखाएं। ये हमने कॉलम में जोड़े थे, हम रो में अगर करते a प्लस लैम्डा, b प्लस गामा, c प्लस डेल्टा, d e f g h i,
अगर हम ऐसा कर दें तो भी हम, अब इसमें क्या है, ये जो सारणिक है इसमें हमारा ये R1 कैसा है, तो आंसर है R1 में दो दो अवयवों के योगफल के रूप में लिखा है कि नहीं, ए और लैम्डा का योग, बी और गामा का योग, सी और डेल्टा का। इसे हम चाहें तो दो अलग अलग सारणिक बनाएंगे और उनके योग के रूप में लिख देंगे, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई प्लस, और क्या लिखेंगे बताइए, ए बी सी लिख चुके, यहां पर क्या बचेगा, लैम्डा गामा डेल्टा, लैम्डा गामा डेल्टा, बाकी जगहों पर वही लिख दो, डी ई एफ जी एच आई, ऐसा लिख सकते। अब सभी बच्चों के मन में क्वेश्चन होगा, या मुझे आप बताइए, अगर ये ऐसा हो जाए, ए प्लस ए वन, बी प्लस बी वन, सी प्लस सी वन, डी प्लस डी वन, ई प्लस ई वन, एफ प्लस एफ वन, जी प्लस जी वन, एच प्लस एच वन, आई प्लस आई वन, तो इसको हम कैसे लिख पाएंगे बताइए, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई प्लस ए वन बी वन सी वन डी वन ई वन एफ वन जी वन एच वन आई वन, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताओ, बताइए जल्दी से मुझे, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं या ऐसा लिखना अलाउ नहीं है, अलाउ है कि अलाउ नहीं है? अरे क्या पढ़ रहे हैं आप, क्या देख रहे हैं उतनी देर से आप लोग, नहीं अलाउ है, क्यों? वेरी गुड, इसमें देखो पर क्या लिखा है, यदि एक सारणिक की एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयव दो पदों के योगफल के रूप में लिखे। अब एक पंक्ति या एक स्तंभ का रूल था, आपने तो सभी पंक्तियां सभी स्तंभ झोंक दिए पूरा, ऐसे नहीं कर सकते, अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड, नहीं कर सकते, समझ रहे हैं? लेकिन अगर हम इसको ऐसा कर दें, अगर हम इसको ऐसे कर दें, अब ये क्या बन गया, आव्यूह में ये अलाउड है, याद कीजिए, आव्यूह में अगर दो आव्यूहों को जोड़ रहे हैं तो उनके संगत अवयव जुड़ते थे, b प्लस बी वन, सी प्लस सी वन, डी प्लस डी वन, ई प्लस ई वन, एफ प्लस एफ वन, जी प्लस जी वन, एच प्लस एच वन, आई प्लस आई वन, आव्यूह में अलाउड है, सारणिक में ये चीज अलाउड नहीं है। फिर से देखो, सारणिक और आव्यूह में एक फर्क समझ आया आपको, ठीक है? तो आव्यूह के लिए अलाउड है ये चीज, लेकिन ये चीज सारणिक में अलाउड नहीं है भाई। डिटर्मिनेंट में ये चीज नॉट अलाउड। अब बताइए, क्लियर हो गई प्रॉपर्टी है आपको? तो एक स्तंभ या एक पंक्ति होगी तो उसमें हम ये कर पाएंगे, सभी में होगा तो ये नहीं हो पाएगा, सारणिक में नहीं हो पाएगा, आव्यूह में हो जाएगा, लेकिन हम तो सारणिक पढ़ रहे हैं इसलिए सारणिक में भी नहीं कर पाएंगे। तो आप नोट कर लीजिए, इसके बाद सिक्स्थ प्रॉपर्टी पर हम आते हैं। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 6 देखते हैं। ये लिख दिया है मैंने पहले से ही कि यदि एक सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में, हमारे पास एक सारणिक है उसमें पंक्तियां भी होती हैं स्तंभ भी होते हैं, किसी एक पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों के समान गुणजों को जोड़ दिया जाए, चाहे जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए, जोड़ या घटा दिया जाता है तो सारणिक का मान वही रहता है। जैसे थोड़ा ध्यान से देखिए, हमारे पास एक सारणिक है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये हमारे पास एक सारणिक है। उन्होंने बोला कि किसी एक पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में
दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों के समान गुणजों को जोड़ा जाए चाहे घटाया जाए, सारणिक का मान वही रहता है। जैसे बाई चांस मैं यहां पर एक काम कर देता हूं, R1 चेंजेस टू R1 प्लस KR2 करना चाहता हूं या R1 प्लस 2R2 करना चाहता हूं। आपको याद होगा ये प्रक्रिया हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशंस में भी करते थे जब हम अवयव का इनवर्स निकाल रहे थे, उस वक्त भी ये हम काम करा करते थे। तो ऐसा करने से अगर आप ऐसा कर दोगे कि एक रो की एक पंक्ति के सभी अवयवों में दूसरी पंक्ति के समान गुणज से गुणा करा के जोड़ या घटा देंगे आप, 2 का कराओ 3 का कराओ, जिसकी आपको जरूरत हो उसका करवाओ, जोड़ो या घटाओ, ऐसा करने से सारणिक का मान नहीं बदलेगा। जैसे देखिए R1 में बदलाव कर रहे हैं और R1 बदलेगा, R2 और R3 सेम वही रहेगा। देखो ना तो R2 बदलेगा, हमारा पूरा वही एलिमेंट रहेंगे, ना R3 बदलेगा, वही एलिमेंट रहेंगे। R1 में बदलाव आएगा क्या, R2 के जितने एलिमेंट हैं दुगने करेंगे और R1 के एलिमेंट में जोड़ते जाएंगे संगत अवयवों में। ये R2 है, ये R1, R2 के इस अवयव का 2 गुना करिए, कितना आएगा 2D, उसे R1 के संगत अवयव में जोड़ देंगे A में, तो ये बन जाएगा A प्लस 2D। और कहाँ लिखा जाएगा, R1 में। ये आपको बताएगा कि आप R1 में लिखोगे। ऐसे E का दुगना करोगे, 2E को B में जोड़ देंगे तो B प्लस 2E, ऐसे इसको C प्लस 2F। बाकी जितनी भी रोज हैं वो सब सेम टू सेम वही बनी रहेंगे। तो उनका ये कहना है कि अगर आप ऐसा कर भी देते हैं तो भी सारणिक का जो मान पहले था वही मान अभी भी रहेगा, बदलने नहीं चाहिए आपको, बदलेंगे नहीं, सेम रखेंगे आप। ठीक, अगर आपको कुछ और करने की जरूरत है तो कुछ और कर सकते हैं आप, इसी में कॉलम का भी लगा सकते हैं। बाई चांस आपको अचानक से जरूरत पड़ रही है कि हम C1 में 3 से मल्टीप्लाई करके और C1 में माइनस करना चाहते हैं, तो देखो C1 चेंजेस टू C1 माइनस 3 C3। इसका क्या मतलब हुआ, C3 में 3 का गुणा करो, जो आए उसे C1 में माइनस कर दो। C1 में माइनस करना है, C1 में बदलाव आएगा, ये पूरा कॉलम बदल जाएगा, बाकी सब ज्यों के त्यों बने रहेंगे। और इसमें बदलाव आएगा तो कैसा आएगा, C3 में 3 का गुणा करेंगे, जो आएगा उसको इसमें माइनस कर देंगे। इसमें 3 का गुणा करो, 3C प्लस 6F आया, उसको इसमें माइनस कर दो, A प्लस 2D माइनस 3C माइनस 6F। इसमें 3 का गुणा किया तो कितना आया 3F, उसे D में माइनस कर दिया, D माइनस 3F। इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया 3I, उसको इसमें माइनस कर दिया, G माइनस 3I। बाकी कॉलम्स में कोई परिवर्तन नहीं, सेम, B प्लस 2E EH, C प्लस 2F FI, ऐसा। अब एक चीज हो सकता है आप में से कुछ बच्चों ने अगर आपने अच्छे से एलिमेंट्री ऑपरेशंस पढ़े हैं, अवयवों का व्युत्क्रम ज्ञात करना अगर पढ़ा है प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा, तो प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा जब हमने आपको इनवर्स निकालना सिखाया उस वक्त एक चीज आपको बताई गई थी कि आप 2 तरीके से निकाल सकते हो, या तो आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा करके इनवर्स निकालोगे, या तो आप एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगा के इनवर्स निकालोगे। अगर आपने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा करके इनवर्स निकालना डिसाइड किया है तो बीच में आप उसमें एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन नहीं लगा सकते। और अगर आपने क्वेश्चन में स्टार्टिंग में एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से इनवर्स निकालना तय किया है तो बीच में रो नहीं लगा सकते ऑपरेशन आप। लेकिन यहां आप देखिए हम रो ऑपरेशन भी लगा सकते हैं, फिर आगे चल के हम क्या कर सकते हैं, कॉलम ऑपरेशन भी लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप इनवर्स तो नहीं निकाल रहे हो ना। दूसरी चीज, अवयव तो नहीं है ना, ये वो किसमें होता था, अवयव में होता था, और उस वक्त होता था जब हम किसी अवयव का इनवर्स निकाल रहे होते थे। ये क्या है, ये सारणिक है और हम इनवर्स नहीं निकाल रहे हैं। इस तरह से भी सारणिक और अवयव में एक दूसरे में फर्क है, अंतर है दोनों में। तो
तो जरूरत के हिसाब से, जो आपकी जरूरत हो उसके अकॉर्डिंग आप इस तरीके से बदलाव करते जा सकते। और ये 1 नंबर से लेकर 6 नंबर तक की प्रॉपर्टीज हमने आपको बताई। इन सारी प्रॉपर्टीज में से कोई सी भी प्रॉपर्टी आप यूज करिए और आसानी से अपने शारीरिक में एक से ज्यादा जीरो बना सकते हैं। अगर नहीं है तो बना सकते हैं, और बनाने के बाद उसे उसी रो या कॉलम के सापेक्ष क्या कर दीजिए, प्रसार कर दीजिए। तो ये जो प्रॉपर्टीज है वो किस काम में आएंगी? ये प्रॉपर्टीज सारणिक के मान निकालते वक्त अगर कोई डिफिकल्टी है तो उसको इजी बनाने में यह प्रॉपर्टीज हमारे काम में आएंगी। कितनी टोटल प्रॉपर्टीज पढ़ी आपने? 6 प्रॉपर्टीज पढ़ी। एंड आई होप कि आपको ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज समझ में भी आई हैं। तो आप इन सारी प्रॉपर्टीज को अच्छे से तैयार करिए। अब एक्सरसाइज जो हमारी 4.2 होगी ना, प्रॉपर्टीज पर बेस्ड क्वेश्चंस उसमें मिलेंगे आप। तो अब आज तो हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास पे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे, और जब एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम एक्सरसाइज पर आएंगे। तो आज मैथमेटिक्स में इतना ही रखते हैं। कल तक में आप इन प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से रिवाइज करिए। अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप बताएं मुझे, मैं फिर से एक बार क्लियर कर दूंगा प्रॉपर्टीज। और उसके बाद जब आपको सारी प्रॉपर्टीज आना स्टार्ट हो जाएंगी तो इन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे उनको लगाना बहुत इजी रहेगा, ठीक है। तो उनको हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास पे। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।